नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है, साथ में हैं दिलीप कुमार। दिलीप वायरोलॉजिस्ट हैं ह्यूस्टन टेक्सास में, और दिल्ली में आए हुए हैं, दिल्ली में फंस गए हैं और कई काम थे, अब दिल्ली से वापस जाना पड़ेगा इनको अमेरिका। तो हमने सोचा कि दिलीप से बात की जाए, कई वैज्ञानिकों से, विशेषज्ञों से बात की जाए, चीज़ों को पढ़ा जाए, रिसर्च पेपर्स पढ़ा जाए कि डबल म्यूटेंट क्या है, डबल म्यूटेंट किस बला का नाम है। कोविड की जब आप बात करते हैं तो डबल म्यूटेंट की बात जरूर आती है। कोविड की बात करते हैं तो डबल म्यूटेंट का इंडिया के चक्कर में जिक्र बड़ा बहुत जरूरी हो जाता है। आप डबल म्यूटेंट का अगर मोटा मोटी मतलब निकालिए तो कोई एक जानवर या कोई एक जीव जो 2 बार म्यूटेट कर गया हो। मतलब मैं खुद साइंस का स्टूडेंट रहा हूं दिलीप, तो सर्टेन सडन चेंजेस इज कॉल्ड म्यूटेशन। राइट। और ये जैव विकास के लिए जो हमारा इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, म्यूटेशन इज अ इम्पोर्टेंट इवेंट। राइट। और कई परिस्थितियों में नेचुरल कंडीशंस में म्यूटेशंस होता है, कई बार इंड्यूस्ड म्यूटेशंस होते हैं आपके लेबोरेटरी एनवायरनमेंट में। तो अब यह है, लेकिन यहाँ पर हम डबल म्यूटेंट के बारे में बात करेंगे। दिलीप, क्या है डबल म्यूटेंट? या सो सिद्धांत, डबल म्यूटेंट को पहले एक्सप्लेन करने से पहले हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि वायरसेस कैसे अपने आप का रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी कॉपीज प्रिपेयर करते हैं, उसी से रिलेटेड होता है डबल म्यूटेंट। सो लेट्स एनी वायरस लाइक इन दिस केस हम लोग अभी कोरोना वायरस पे बात करते हैं, तो हम कोरोना की बात करते हैं। तो किसी भी वायरस का जो फीचर होता है, वायरसेस जो होते हैं वो हमारी बॉडी के बाहर जस्ट एक पार्टिकल है। सो दे आर नॉट लिविंग, दे आर नॉट रिप्रोड्यूसिंग, राइट। और जब वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो वो अपना हमारी बॉडी के सेल्स में अपने आप को वो कर लेते हैं। डिफरेंट मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू दे एंटर इनसाइड आवर सेल्स, और वो हमारी होस्ट मशीनरी को यूज करके अपना कॉपी बनाते हैं ना। कॉपी का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा जीनोमिक मटेरियल ह्यूमन का डीएनए से बना होता है, टीजीसी 4 कोडॉन होते हैं, उसी तरह से वायरसेस का भी एक जीनोमिक मटेरियल होता है। सो लाइफ का जो कोडिंग यूनिट है वो वही होता है, वो जीनोमिक मटेरियल जिसको हम डीएनए बोलते हैं या आरएनए बोलते हैं। वायरसेस के केस में आरएनए भी जीनोमिक मटेरियल होता है। सो डीएनए आरएनए आप समझ लीजिए 4 एटीजीसी होता है डीएनए में, एटीजी होता है आपका आरएनए में। वो समझ लीजिए कि मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में पिछले उसमें भी समझाने का कोशिश किया था कि आप ये समझिए कि एक आपके पास कोई एक थ्रेड है, जैसे एक माला ले लीजिए कोई भी, उसमें आपने छोटे छोटे मोती रखे, उसकी तरह से ही एक आपका मटेरियल अरेंज्ड होता है, ठीक है। अब वो जीनोमिक मटेरियल जो होता है वही उसके फीचर्स को डिसाइड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म क्या फीचर रखेगा, वो उसके सीक्वेंस पे होता है, ठीक है। तो वायरसेस का जो इसका कोरोना वायरस का था, इसका जीनोमिक मटेरियल अराउंड 30,000 बेसिस का कोरोना वायरस का होता है। तो 30,000 छोटे छोटे आप मोती समझ लीजिए उस हार में लगे। और जब वो वायरस आपकी बॉडी में जाता है तो जो आपका लाइफ का फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है प्रोटीन्स। तो आपको प्रोटीन बनाने पड़ेंगे कुछ, ठीक है। अब वो प्रोटीन जो आप बनाते हो तो वही आपका बॉडी का दिखाता है, मतलब वो डिफरेंट प्रोटीन्स के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। कुछ प्रोटीन हमारे इम्यून सिस्टम को ओवरटेक करता है, कुछ प्रोटीन वायरस के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। तो ये एक बेसिक प्रोसेस होता है। तो जब आपके अंदर वो वायरस आया तो उसका जो भी वो थ्रेड है, वो मटेरियल है, वो जाता है और वो उसकी बहुत सारी कॉपी बनाता है। उसी से नए वायरस बनते हैं और वो उसका पैकेट बना दिया जाता है, और फिर वो नेक्स्ट एक पैकेज वायरस पार्टिकल बनाता है जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में जाता है। तो वो जो प्रोसेस है जिसमें वो अपने नए पार्टिकल्स बना रहा है उस थ्रेड को, उस प्रोसेस में वो बहुत बार मिस्टेक करता है, क्योंकि वो हमारी मशीनरी को यूज कर रहा है और वो अपने मटेरियल बना रहा है, तो वो इतना परफेक्ट नहीं होता है। उस प्रोसेस में क्या होता है कि वो सीक्वेंस जो होता है, वो जो थ्रेड है, जो मोतियों की जो बोल सकते हैं थ्रेड, उसमें वो चेंज हो जाता है। कहीं पे एक हरे कलर की जगह समझिए लाल कलर आ गया, डिफरेंट कलर से, ठीक है। 4 कलर से डिफरेंट टाइप से ऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें एक जगह पहले वाला जो आया वायरस उसमें हरा था और वो लाल हो गया, ठीक है। तो उसकी वजह से उस वायरस का फीचर बदल सकता है। नाउ वायरसेस में म्यूटेशन बहुत कॉमन चीज है, बहुत बार होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम दीज म्यूटेशंस आर नॉट हेल्पफुल फॉर वायरस। वायरस उसकी वजह से सरवाइव नहीं कर पाता या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वो म्यूटेशन ऐसे किसी क्रिटिकल रीजन में हो जाए जिसकी वजह से वो वायरस हमारी बॉडी के अंदर फास्टली एंटर कर सके या हमारे इम्यून सिस्टम को मोर ज्यादा इवेट कर सके, तो उस म्यूटेशंस को हम बोलते हैं VOC, लाइक वेरिएंट ऑफ कंसर्न। मतलब वेरिएंट होता है कि उसका एक म्यूटेशन हुआ जिससे वो वायरस का अभी
नेचर से वो अभी भी कोरोना वायरस है, वो भी कोविड-2 है, बट उसका एक वेरिएंट मतलब उससे थोड़ा वो बदल गया, जिसकी वजह से वो हमारे अंदर ज्यादा इन्फेक्टिव हो गया, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न। चिंता का बाकी के विषय। म्यूटेशंस हमारे लिए कंसर्न नहीं है। नाउ वेरिएंट ऑफ कंसर्न का क्या मतलब है? तो जब आपने कोरोना वायरस का सबने ऑलमोस्ट सबको आज के टाइम में स्ट्रक्चर पता होगा, एक राउंड गोल शेप में होता है, उसके बाहर एक छोटा छोटा स्पाइक निकला होता है। प्रोटीन वो कोड। स्पाइक ही मेन क्रिटिकल एंट्री पॉइंट होता है, वही जाके हमारे रिसेप्टर से बाइंड करता है और फिर उसके बाद वो वायरस का हमारे बॉडी में एंटर करने में हेल्पफुल होता है। तो अगर आप किसी भी प्रकार से उस स्पाइक प्रोटीन को ब्लॉक कर देते हो, वो हमारे सेल से अगर बाइंड नहीं करता है, तो क्या होगा कि वायरस नहीं आगे बढ़ेगा। दिस इज व्हाट आपका वैक्सीन वगैरह में होता है। सो आपका जो एंटीबॉडीज बॉडी में बनता है या इम्यून सिस्टम आपका जब रिस्पॉन्ड करता है, तो उसमें एक आपके अंदर एंटीबॉडी प्रोटीन होता है जो बनता है, वो स्पाइक प्रोटीन से बाइंड कर लेगा और उसको सेल के अंदर एंटर नहीं करने देगा। तो अब अगर इस स्पाइक प्रोटीन के सीक्वेंस में कोई परिवर्तन आता है, जिसकी वजह से वो वायरस हमारे इम्यून सिस्टम या जो हमारी एंटीबॉडी बनी है उसको ओवरटेक कर ले, या फिर वो हमारी बॉडी के ऊपर जो सेल्स के रिसेप्टर्स हैं उससे ज्यादा टाइटली बाइंड करे, मतलब उसके अंदर एफिनिटी बढ़ जाए उस म्यूटेशन की वजह से, तो वो म्यूटेशन हमारे लिए कंसर्न का म्यूटेशन हो जाता है, जिसको हम वीओसी का भी टर्म देते हैं। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड इन केस ऑफ यूके। यूके में जो वेरिएंट आया उसमें स्पाइक प्रोटीन में एक म्यूटेशन हुआ, जिसकी वजह से उसका इन्फेक्टिविटी बढ़ गया, और वी सॉ क्या हुआ, जिसकी वजह से लोग ज्यादा इन्फेक्ट हुए, और इवेंचुअली जब ज्यादा लोग इन्फेक्ट होते हैं तो डेथ्स भी ज्यादा होती है। सिमिलरली ब्राजील का एक आया जिसमें अनदर म्यूटेशन था, देन वी हैव अनदर वन इन साउथ अफ्रीका। इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज में म्यूटेशंस आई है। नाउ ये म्यूटेशंस होने का मेन रीजन ये है कि हमारे पास कोई इसके लिए क्योर है नहीं और वैक्सीन भी नहीं है। तो ये ज्यादा लोगों के अंदर, जितना लोगों के अंदर वायरस जाएगा उतना ज्यादा उसमें म्यूटेशन होगा, और जितना ज्यादा म्यूटेशन होगा उसमें उतना ही चांस है कि हमारे लिए कोई ऐसा म्यूटेशन हो जाए जो ज्यादा डेंजरस हो जाए। तो इसीलिए डिफरेंट म्यूटेशंस आए। अब इंडिया में जब जनवरी तक हमारा एकदम नॉर्मलाइज बहुत लो आ गया था पीक, सो उस समय देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि जो पुराना स्ट्रेन था जिसको हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंट्रोल किया हुआ था, वो धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा था। एंड इन मार्च वी कंफर्म, अराउंड फरवरी के आसपास हमें आइडिया लग गया था कि एक अनदर म्यूटेंट समवेयर इन महाराष्ट्र में देखा गया। इस म्यूटेंट में दो डिफरेंट म्यूटेशंस थे इन स्पाइक प्रोटीन। बाकी जीनोम में भी कुछ म्यूटेशंस रहे होंगे, बट स्पाइक प्रोटीन में दो ऐसे म्यूटेशंस देखे गए, जिसकी वजह से ये लगा, क्योंकि वो म्यूटेशंस पहले किसी और वेरिएंट में नहीं देखे गए, ना तो साउथ अफ्रीका में, ना यूके में, ना ब्राजील में। एक उसमें से एक म्यूटेशन कैलिफोर्निया में देखा गया था, बट हमारे यहाँ एक एक्स्ट्रा था उसके एडिशन में। तो ये डबल म्यूटेंट हमने इसको नाम दिया, बिकॉज इसमें दो जगह उस स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन दिखा। ब्राजील वाले में एक था, यूके में एक ही म्यूटेशन था, जिसकी वजह से इन्फेक्टिव हुआ। हमारे यहाँ दो म्यूटेशंस दिखे, जिसके बेस पे हमने उसको डबल म्यूटेंट बोला है। नाउ क्या ये डबल म्यूटेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये अभी टू अर्ली है कहना कि ये रिस्पॉन्सिबल है इस नई सर्च के लिए। क्योंकि हमारे पास इनफ डेटा नहीं है। सो मैंने लास्ट बार भी ये मेंशन किया था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो इंडिया का सबसे बड़ा वायरोलॉजी का इंस्टीट्यूट है, उन्होंने जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में महाराष्ट्र में अराउंड 361 डिफरेंट पॉजिटिव सैंपल्स दिए थे, और वो सैंपल्स का उन्होंने जब एनालिसिस किया तो उसमें अराउंड 61% थे जिसमें डबल म्यूटेंट था। सो दैट वाज एन इंडिकेटिव कि दिस इज more prevalent, or this is happening more prevalent in Maharashtra, and later on हम सब अलग अलग प्रदेश के अलग अलग पार्ट में भी देख रहे हैं कि ये सीधे से बढ़ रहा है। तो अगर आप डबलिंग टाइम देख रहे हो या फिर वायरस के स्प्रेड होने का रेट देख रहे हैं, तो समझिए लास्ट टाइम हमारा जून में अराउंड 12,000 केस थे, और हम लोग पीक पहुंचे थे सितंबर में जब 96-98,000 पहुंचे थे। अभी हम लोग मार्च 1 को 12,000 केस पे थे, 1.5 में we have reached to 2.7 lakhs. So this is how fast it is increasing. So this is where the concern is coming कि is this happening because of this double mutant variant, और क्या हमारे अंदर और डिफरेंट वेरिएंट्स डिफरेंट स्टेट्स में है जो स्प्रेड हो रहे हैं जिसका हमें पता नहीं है। और इसका एक ही तरीका पता करने का कि हम अब सीक्वेंसिंग करें। अभी मैं कुछ न्यूज देख रहा था, जैसे CSR IGME का भी एक जगह से टाई हुआ है कि वो लोग सीक्वेंस करेंगे, और यूके ने भी ये इनिशिएटिव लिया है कि वो इंडिया के डिफरेंट पॉजिटिव सैंपल्स को अब सीक्वेंस करेगा, क्योंकि आपको वो 30,000 पूरा सीक्वेंस करके देखना होगा, और आपको फिर एक पैटर्न देखना होगा कि किस स्टेट में नंबर्स बढ़ रहे हैं
उसके बेस पे आप उसको कोरिलेट करते हो कि ये वाला म्यूटेशन था तो नंबर यहाँ बढ़े हैं, देन वी से कि ओके दिस इज द वेरिएंट ऑफ कंसर्न और इसकी वजह से नंबर बढ़ा है। वन ऑफ देम कुड बी दिस डबल म्यूटेंट। अभी सो तो दिस ये इज शॉर्ट। अभी तो जो हमारे यहाँ है वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है ना। राइट, यू कैन से दैट वेरिएंट ऑफ हाँ, इंटरेस्ट, वेरिएंट ऑफ डेफिनेटली इंटरेस्ट, यस। हाँ अभी हमें। राइट लेकिन जो सर्ज है केसेस में राइट दिलीप, राइट राइट सर्ज है केसेस में, आप मोर यंगर पेशेंट्स आर बीइंग राइट, हॉस्पिटलाइज्ड, मोर यंगर डेफिनेटली पेशेंट्स आर क्रेविंग फॉर द ऑक्सीजन एंड यस यस। सब कुछ चीजें हो रही हैं। We didn't see this in 2020. Definitely, that is why we are interested in that variant. That could be the reason कि इस वेरिएशंस की वजह से इसका बाइंडिंग हमारे सेल्स के साथ फास्ट हो रहा होगा, या ये हो सकता है हमारे को इम्यून सिस्टम जो पुराना इम्यूनिटी थोड़ा आया उसको ओवरटेक कर ले रहा होगा। जो एंटीबॉडीज डेवलप हुई है वो उसके साथ उतनी इफेक्टिवली बाइंड नहीं कर पाती होंगी। एंड द रीजन यंगर पीपल वर नॉट इन्फेक्टेड प्रीवियसली बिकॉज यंगर पीपल लोग का जो इम्यून सिस्टम था वो पुराने स्ट्रेन के अगेंस्ट ज्यादा इफेक्टिव था, इसीलिए हमें उनके नॉन सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक केसेस यंगर पीपल में थे पिछले वाले में। इस बार दैट इज वेरी ट्रू कि बहुत सारे यंगर पॉपुलेशन बिलो 35 नो और जिनका कोई कोमोर्बिडिटी, कोई मतलब कोई अदर उनके साथ वो नहीं है डिसीज इन्वॉल्व, उन लोगों में भी ये इन्फेक्शन देखा जा रहा है, उनके अंदर भी सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं एंड दे आर आल्सो हैविंग दिस रेस्पिरेटरी इश्यूज। तो ये एक वेरी क्लियर इंडिकेटिव है कि देयर इज समथिंग, कुछ हुआ है उस वायरस में जो म्यूटेशंस जिसकी वजह से वो ऐसा हो गया है ज्यादा इन्फेक्टिव। अब ये वही डबल म्यूटेंट है या फिर ये कोई और वेरिएंट है, ये इसके लिए हमें बहुत सारा सीक्वेंसिंग करना पड़ेगा, उस डेटा को फिर एनालाइज करके देखना पड़ेगा कि किस जगह पे हमें क्या changes दिखे हैं पैटर्न ऑफ इन्फेक्शन में, and then you can tell कि okay this mutation is causing this. And So there is also my question. There is one more question from my right. side. There कि क्या वैक्सीन का प्रभाव है इस म्यूटेंट पे? देखिए, वैक्सीन का प्रभाव किसी भी म्यूटेंट पे टिपिकली होना चाहिए। सो वैक्सीन्स क्या करती है, वैक्सीन्स का आपका जनरली जितने भी because vaccines are inactive. या वैक्सीन्स आर They are made जनरली from inactive इनएक्टिव form. फॉर्म होते हैं, या एमआरएनए वैक्सीन में, एमआरएनए वैक्सीन में क्या है, वो जो कोड है सिर्फ स्पाइक प्रोटीन का कोड लिया गया, बाकी वायरस का कुछ नहीं होता। उतना ही पार्ट लेकर के हम अपनी बॉडी के अंदर, जैसे फाइजर और मॉडर्ना है, वो उसको बॉडी में वो इंसर्ट किया जाता है, देन हमारा बॉडी ही जैसे वायरस का प्रोटीन बनाता है वो प्रोटीन बना लेगा, लेकिन सिर्फ स्पाइक प्रोटीन है तो इन्फेक्ट नहीं करेगा बट हमारे अंदर इम्यूनिटी लाएगा। नाउ जब भी आपके अंदर वैक्सीन जाता है तो डेफिनेटली आप वो वायरस का स्पाइक प्रोटीन का पार्ट जा रहा है, जो कि वो आपके अंदर वो नहीं इन्फेक्शन नहीं करेगा बट आपकी बॉडी को सिग्नल देगा कि देयर इज समथिंग विच इज कमिंग, और आपका बॉडी जो है वो इनएक्टिव वायरस के स्पाइक प्रोटीन को डिटेक्ट करके बहुत सारे एंटीबॉडीज बनाता है, से थाउजेंड्स ऑफ एंटीबॉडीज डिफरेंट टाइप के बनेंगे। तो अगर आपके अंदर सपोज कीजिए नया वायरस स्ट्रेन है जिसमें एक दो म्यूटेशंस हैं भी, तभी आपकी बॉडी के अंदर एक लर्निंग और ऑलरेडी एंटीबॉडी का स्टॉक रहेगा जो उस वायरस के स्पाइक के अदर पार्ट्स को तो बाइंड कर सकता है। अगर नहीं, वो मान लीजिए आपका वेरिएंट उस वाला पार्ट को एंटीबॉडी नहीं बाइंड कर रहा, बट स्टिल योर बॉडी विल प्रोड्यूस सम इम्यूनिटी जिसकी वजह से आपका कंडीशन सीवियर नहीं होगा। सो एनी वैक्सीन प्लेटफॉर्म विच हैज बीन डन ऑल द क्लिनिकल ट्रायल जो अभी अवेलेबल है मार्केट में, आपको डेफिनेटली वो प्रोटेक्टिव या कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए अगेंस्ट एनी म्यूटेंट सो फार जो अभी हुआ है। इसीलिए ये आप, और आपका जो होगा हर्ड इम्यूनिटी भी उसी तरह से ही आएगा। जब आप वैक्सीन ले लोगे तो कोई भी म्यूटेंट जो होगा वो आपकी बॉडी में ज्यादा देर नहीं वो करेगा और आप रिकवर कर लोगे तो आप उसको स्प्रेड नहीं करोगे। तो धीरे धीरे इसी तरह से आप वैक्सीन लेकर के हर्ड इम्यूनिटी गेन करते हो, तो आपको डेफिनेटली वैक्सीन से फायदा होगा। इसीलिए मैंने पिछली बार भी बोला, अभी भी बोलूंगा कि जब भी आपको वैक्सीन आपके एज ग्रुप में अवेलेबल है आप जाइए वैक्सीन के दोनों डोज लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ एक डोज मत लीजिए। And still follow the precaution. यस, प्रिकॉशंस तो आपको तब तक फॉलो करना है जब तक WHO या कोई भी रेगुलेटरी बॉडी ना बोल दे, आपका ICMR है जो देख रहा है, जो सर्विलेंस कर रहा है डिफरेंट केसेस का डिफरेंट जगह पे, वो ये बोल दे कि यस वी आर गुड टू गो, टिल देन डेफिनेटली द बेस्ट वे इज टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम using all the precautions, social distancing, masking and जो भी अवेलेबल है। अब तो लोग कह रहे हैं, अब तो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि, और कई सारे फ्रंट लाइन पे काम कर रहे डॉक्टर कह रहे हैं कि अब कोशिश करिए कि एक डबल मास्क पहन के जाइए, जो मास्क पहनते हैं उसके ऊपर एक
आप 3 ply मास्क भी पहन के जाइए, ये सब बातें भी होने राइट लगी राइट राइट। एंड स्विच टू KN95 KN95 बिकॉज इफेक्टिवली। रीजन, हाँ यस, रीजन यही है कि आपका जब वायरस लेस इन्फेक्टिव था तो आपको सीवियर होने के लिए उसका वायरल लोड ज्यादा होना जरूरी था। जब आपको बहुत सारा वायरस मिलेगा तभी आप सीवियर होंगे। लेकिन अगर ये डबल म्यूटेंट ज्यादा इन्फेक्टिव है तो आपको अगर कम वायरस भी बॉडी में गया तब भी आप सीवियर हो सकते हैं, बिकॉज बाइंड फास्ट कर रहा है, वो एंटर फास्ट कर रहा है और आपके अंदर रेप्लिकेट कर रहा है। तो इसीलिए आप डबल बैरियर लगाने का पर्पज ये है कि आप फर्दर किसी भी दूसरे पर्सन से आने वाले वायरस लोड को रोक रहे हैं। आप डबल लेयर लगाओगे तो और कम आएगा, एक लेयर लगाओगे तो थोड़ा कम होगा, अगर बिल्कुल नहीं लगाओगे तो बहुत सारे वायरस आएंगे। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट। और अगर आपको वायरस है और आप स्नीज कर रहे हो या टॉक कर रहे हो, डबल लेयर है, तो आप वायरस को भी ज्यादा देर दूर तक स्प्रेड नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू आर पुटिंग डबल लेयर। सो इट्स डेफिनेटली बेस्ट वे राइट नाउ। ऑब्वियसली सबको वैक्सीन अभी हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो राइट नाउ आपकी सुरक्षा आपके हाथ में वाली बात है। और तो जैसा बहुत आपको सारे लोग कह रहे हैं कि थोड़े से सिम्टम्स आए तो उनको उसको नजरअंदाज न करें, डेफिनेटली नॉट, प्रिकॉशंस लें, दवाइयां लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। और सबसे डेफिनेटली जरूरी तो मुझे लगता है दिलीप, सबसे जरूरी कई सारे डॉक्टर्स भी लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, राइट स्टीमिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द लंग्स। राइट। सो ये अभी ये डेफिनेटली डॉक्टर का इशू है, बिकॉज वो पैथोलॉजिकल ऑब्वियसली पार्ट है, मे बी उनका रेस्पिरेटरी ट्रैक में स्टीम्स की वजह से कुछ वो होगा। साइंटिफिकली अगर आप देखोगे, हो सकता है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में कुछ आपको अच्छा फील होगा, या थोड़ा स्मूथनिंग हो जाता है स्टीमिंग से, थोड़ा मॉइस्चर आ जाता है, तो आपको ब्रीदिंग में हेल्प करता होगा। The most important factor is you must not avoid any mild symptom. So mild ओके। symptom का मतलब है कि आप initiation of वो हो रहा है इन्फेक्शन, that is the best time जहां आपका बॉडी बेस्ट तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकता है। The moment that infection reaches to your lung, जब आपके लंग में वो इन्फेक्शन पहुंच जाएगा तब आपका सिचुएशन थोड़ा वर्स होने लगेगा, क्योंकि आप ब्रीदिंग वो प्रॉब्लम्स डेवलप होने लगेगी। और सेकेंडरी क्या होता है कि वायरस की वजह से हम लोगों का किसी का डेथ नहीं होता या सीवियर नहीं होता है। मेन रीजन जो इसका आपकी सीवियरिटी का है, वो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है, वो हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स हो जाता है। जब आपका लंग के अंदर जाता है तो हमारी पूरी बॉडी की जो इम्यून सेल्स है वो लंग में आ जाती है, या लंग में वो रिस्पॉन्ड करने लगती है, जिसकी वजह से वहां ज्यादा इन्फ्लेमेशन होता है और वो फ्लूइड भरने लगता है। एंड दैट बिकॉज ऑफ दैट आपका सिचुएशन जो वर्स होने लगता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होने लगती है, एंड देन अदर ऑर्गन स्टार्ट फेलिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनिशियल स्टेप पे जितना प्रिकॉशन हो, आप एक वीक जो भी रेस्ट लेकर के अच्छा खाइए, अच्छा रेस्ट कीजिए, यू वुड बी गुड टू गो। आप यंग हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपको कुछ नहीं होगा फिर। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा जुकाम है, आपने पैरासिटामोल खाया और आप चल दिए फिर से, देन आप दूसरों को इन्फेक्ट कर रहे हो, और मे बी यू विल एंड अप इन somewhere asking for oxygen cylinder, remdesivir and all this stuff. So टेक yeah, प्रॉपर it's very केयर, important कि टेक आप, प्रॉपर केयर एंड टेक प्रॉपर प्रिकॉशन, yes, टेक that is प्रॉपर very, रेस्ट इफ यू आर हैविंग सिम्पटम्स। yes, even if you start feeling well after couple of days, जिन लोगों को, मेरे परिचितों में बहुत सारे लोगों के साथ अभी मैं हुआ इन्फेक्शन, आई केम टू नो, उनको इनिशियल सिम्टम डेवलप हुए, 2 दिन बाद उन्हें थोड़ा लगता है फीवर चला गया एंड दे आर गुड टू गो। आई वाज लाइक नहीं, ये आप लोगों को समझना है कि आपकी बॉडी से वायरस इतने फास्ट क्लियर नहीं हो रहा है, आपका बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, बट राइट अवे इफ यू स्टार्ट टेकिंग, अगर आप अपना गार्ड डाउन कर देंगे तो फिर से सीवियर हो जाएगा, और दूसरी बार जब इन्फेक्शन होगा तो इट कुड बी मोर सीवियर। सो टेक, इसीलिए हमको 2 वीक का क्वारंटाइन बोला जाता है, 14 days, दैट्स द ऑप्टिमम विंडो कि आप अपनी बॉडी क्लियर कर सकते हो। सो आप लोग एटलीस्ट जिसको भी होता है 8-10 दिन छोड़ के बाकी चीजें रेस्ट कर लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यू वुड बी गुड टू गो। तो सो ये थे यस, दिलीप कुमार, वायरोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमसे बातचीत कर रहे थे डबल म्यूटेंट स्ट्रेन के बारे में जो इंडिया में पाया जा रहा है, और वो कैसा है, उसकी संरचना कैसी है डबल म्यूटेंट की, वो किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, हम इसको देखने की कोशिश कर रहे थे। टैलेंट टॉप पर बने रहिएगा, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, जी, और कोई भी या सवाल सुझाव हो पूछते रहिएगा। या धन्यवाद सिद्धांत। धन्यवाद। और आप लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और बहुत जरूरी है लोगों को भी ये समझना कि आप अगर थोड़ा सा प्रिकॉशन लेंगे तो बहुत सारी ट्रबल को अवॉइड कर सकते जी हैं। जी और यही अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जी सो जरूर। या धन्यवाद। थैंक यू।